हेलो दोस्तों, बीएमएस नोट सिंप्लीफाइड में आप सभी का एक और बार स्वागत है। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है षड्विरेचन शताश्रितीय अध्याय, जो कि चरक सूत्र स्थान का अध्याय चौथा है। और इसके पहले के वीडियो में चरक सूत्र स्थान की सीरीज़ में हमने देखा है चरक सूत्र स्थान का अध्याय 3, जो है आरकवधीय। तो उसका लिंक भी मैं यहाँ आई बटन में दे दूँगी, आप चाहिए तो वो चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये ऑडियो नोट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको ऑडियो फॉर्मेट पसंद नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप इस ऑडियो को म्यूट कर सकते हैं और फिर आप इन नोट्स को रिटर्न नोट्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो षड्विरेचन शताश्रितीय भी एक काफ़ी बड़ा अध्याय है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट अध्याय है। तो आज के इस वीडियो में हम इसे पूरा कवर नहीं करेंगे, हम इसका कुछ पार्ट कवर करेंगे। अगर एक साथ मैं सब कुछ एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करूं तो वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, आपके लिए समझने के लिए भी बहुत मुश्किल है और काफ़ी बोरिंग भी हो जाता है। और अगर हम इसे थोड़े थोड़े पार्ट्स में अगर हम करें तो आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा, आप आसानी से समझ भी लेंगे और इसे लर्न करना समझना भी आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम थोड़ा पार्ट कवर करेंगे षड्विरेचन शताश्रितीय का, और फिर आगे के कुछ वीडियोस में हम इसे पूरा करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या है। तो दोस्तों, षड्विरेचन शताश्रितीय की एक ख़ास बात यह है कि इस चैप्टर के ऊपर ढेर सारे एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं। तो आप अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी की, या फिर आप बीएमएस के लिए ही एग्ज़ाम लिख रहे हैं, तो भी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट है वो बहुत स्कोरिंग है इस चैप्टर में। और बहुत सारे और बहुत तरह के एमसीक्यूज़ इस चैप्टर पे पूछ लिए जाते हैं। इस अकेले पेज पे आप देख सकते हैं कम से कम 5-6 एमसीक्यूज़ तो यहीं पे हैं। तो बहुत अलग अलग तरह से एमसीक्यूज़ इस चैप्टर पे पूछे जाते हैं और ज़रूर पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा इसलिए इस चैप्टर की ओर आपको ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत है। तो देखिए, जैसे मैंने कहा, चरक सूत्र स्थान का चौथा अध्याय है षड्विरेचन शताश्रितीय। और भेषज चतुष्क या औषध चतुष्क, जो पहला चतुष्क है चरक संहिता के सूत्र स्थान का, उसका ये अंतिम अध्याय है, या फिर कह लीजिए चौथा अध्याय है। तो आपको पता होगा सूत्र स्थान जो है वो चतुष्कों में बांटा गया है, 7 चतुष्कों में, और आखिरी के 2 अध्याय अलग रखे गए हैं। 30 अध्याय हैं टोटल। तो चतुष्क के हिसाब से 7 चतुष्क होते हैं, 4-4 अध्याय हर इसमें आते हैं। तो पहला जो चतुष्क है वो है भेषज या औषधि चतुष्क, उसका ये अंतिम अध्याय है। तो पहले के जो तीनों अध्याय हैं और ये चौथा वाला, ये मिला के एक भेषज चतुष्क जो है वो पूरा होता है। तो अब इसके पहले के जो 2 अध्याय हमने देखे थे, अध्याय 2 और अध्याय 3, तो उसमें अध्याय 2 जो है अपामार्ग तंडुलीय, वो है अंतःशोधन अध्याय या अंतः परिमार्जन अध्याय, यानी कि इंटरनल क्लिनजिंग के जितने भी मेथड्स हैं वो उसमें बताए गए हैं। और अध्याय 3 जो है वो आरकवधीय अध्याय है, जो है बहिशोधन या बहिपरिमार्जन अध्याय, जिसमें एक्सटर्नल क्लिनजिंग के जो मेथड्स हैं वो बताए गए हैं। तो अब अध्याय 4 जो है ये षड्विरेचन शताश्रितीय, ये जो है ये अंतः परिमार्जन और बहिपरिमार्जन दोनों हैं। इसमें दोनों तरह के शोधन के लिए जो ड्रग्स हैं वो बताए गए हैं, और इसमें 600 विरेचनों का वर्णन है। तो यहाँ पे देखिए कितने तरह के एमसीक्यूज़ यहाँ हो गए हैं। ये चरक सूत्र स्थान का कितनी संख्या का अध्याय है, ये भेषज चतुष्क का कौन सा अध्याय है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, अंतिम, ये अपामार्ग तंडुलीय और आरकवधीय में से कौन सा क्या है, अंतःशोधन कौन सा है, बहिशोधन कौन सा है, और षड्विरेचन शताश्रितीय क्या है, अंत है, बही है या दोनों हैं, और इसमें कितने विरेचनों का वर्णन है। इतने एमसीक्यूज़ आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये कुछ शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन था इस चैप्टर के बारे में। अब आगे हम इसे डिटेल में देखेंगे। अब इस अध्याय में या इस तंत्र में जो है वो निश्चित रूप से इसमें 600 विरेचन दिए हुए हैं। विरेचनों के आश्रय जो है वो 6 बताए हुए हैं। कषाय जो हैं 500 कहे गए हैं। कषायों की जो योनियाँ हैं वो 5 हैं, उनकी कल्पनाएं जो हैं वो भी 5 हैं, और महाकषाय जो है वो 50 है। तो देखिए यहाँ इतने सारे एमसीक्यूज़ हैं। षड्विरेचन शतानि षड्विरेचन आश्रय, ये जो श्लोक छोटे छोटे साइड में दिए हुए हैं मैंने, इनमें से भी एक एक ब्लैंक पूछ लिए जाते हैं एमसीक्यूज़ के लिए। डैश विरेचन शतानी, तो आपको षड लिखना होगा वहाँ पे। पंचकषाय डैश, तो शतानी आएगा। तो ये संख्याएं आपको पता होनी चाहिए कि विरेचन कितने हैं, उनके आश्रय कितने हैं, कषाय योनियाँ कितनी हैं, कषाय कितने हैं। तो निश्चित रूप से, यानी कि फिक्स जो है इसमें इस अध्याय में विरेचन जो है वो 600 बताए हुए हैं। विरेचनों के आश्रय जो है वो 6 है। षड विरेचन आश्रय। कषाय जो है 500 है। पंचकषाय शतानी, कषायों की योनियाँ जो है वो 5 है। पंचकषाय योनियाँ। कषाय कल्पनाएँ 5 हैं। पंचविधम कषाय कल्पना। महाकषाय जो है वो 50 है। पंचाशन महाकषाय। तो ये छोटे छोटे जो श्लोक हैं ये आपको ज़रूर याद करने हैं। ये आ सकते हैं एमसीक्यूज़ के लिए, आ जाते हैं इनमें से। और ये नंबर्स भी
MCQ के लिए आपको लर्न करने हैं कि विरेचनों के आश्रय कितने हैं, तो आपको 6 टिक मार्क करना होगा। इस तरह से आपको ये सब लर्न करना है। अब अग्निवेश के शब्दों में अगर देखें तो यहाँ पर एक छोटा सा श्लोक दिया हुआ है, देखिए, तत्र दोषहरणम ऊर्ध्वभागम वमन संज्ञकम अधोभागम विरेचन संज्ञकम उभयम वा शरीरमल विरेचनाद विरेचन संज्ञाम लभते। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसका मतलब ये है कि तत्र दोषहरणम ऊर्ध्वभागम वमन संज्ञकम, जो ऊर्ध्व भाग से हम दोषों का हरण करते हैं उसे हम वमन कहते हैं। अधोभागम विरेचन संज्ञकम, जो नीचे के भाग से हरण किया जाता है तो उसे विरेचन कहा जाता है। और उभयम वा यानी दोनों भागों से जो जब किया जाने लगता है हरण, तो उन दोनों को ही मिलकर हम विरेचन इस संज्ञा का प्रयोग करते हैं। तो विरेचन इस शब्द से दोनों ही, वमन विरेचन दोनों ही इसका ग्रहण करना है इस अध्याय में। और इन जनरल भी विरेचन में दोनों ही अग्निवेश के हिसाब से वो इंक्लूड हुए हैं। तो शिरोविरेचन जो है वो इनसे अलग है। तो ये एक MCQ यहाँ पे होता है कि शिरोविरेचन का भी समावेश क्या इसी विरेचन में शब्द में आ जाता है, तो नहीं, शिरोविरेचन का जो समावेश है वो इसमें नहीं होता है, वो इनसे अलग है। तो अब 600 योगों की जो संख्या यहाँ पे बताई गई है, तो क्या 600 योग ही फिक्स्ड है, इससे कम या ज़्यादा नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा हो सकता है। एक चिकित्सक जो है ये उस पर डिपेंड करता है कि वो रोगी के बल और उसकी स्थिति, उसके जो वो जहाँ पर है उस स्थान और उसकी सहन शक्ति, इन सब के हिसाब से वो योगों का जो है निर्माण कर सकता है। इस हिसाब से अलग अलग कॉम्बिनेशंस करके हज़ारों करोड़ों कल्पनाएं की जा सकती है। तो 600 जो है ये बस एक डायरेक्शन के लिए, गाइडेंस के लिए ये नंबर दिया हुआ है, लेकिन कई तरह के योग बनाए जा सकते हैं। और यहाँ पर जो है इस अध्याय में जो ये 600 वमन विरेचन के योग हैं ये बहुत संक्षेप में, शॉर्ट में दिए हुए हैं। इनका डिटेल में जो वर्णन है, डिस्क्रिप्शन, वो आपको कल्पस्थान में ही मिलेगा। तो अब सबसे पहले देखते हैं हम 600 वमन विरेचन योग कौन से हैं। षड विरेचन शतानी जो पहला छोटा श्लोक है, 600 वमन विरेचन योग है इसमें। अब योग मतलब क्या? प्रिपरेशंस। तो 600 एमेटिक एंड पर्गेटिव प्रिपरेशंस इसमें बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वमन के योग कितने हैं। तो टोटल 355 योग होते हैं वमन के। तो अलग अलग प्रमुख द्रव्य से ये योग बने हुए हैं। तो सबसे पहला जो है वो है मदन फल। तो मदन फल से कितने योग हैं? मदन फल से 133 योग हैं। देवदाली से है 39, कड़वी तुम्बी से है 45, घिया तोरई से है 60, इंद्रजौ से है 18 और कड़वी तोरई से है 60। तो 133, 39, 45, 60, 18, 60 ये नंबर्स आपको बाय हार्ट करने हैं। इस पे ज़रूर MCQ आता है, आएगा ही। तो प्रमुख वामक द्रव्य जो है वो भी, इसका नेमोनिक्स मैंने दिया है अगले पेज पे, आपको थोड़ी हेल्प हो सकती है उससे लर्न करने के लिए। तो ये प्रमुख वामक द्रव्य आपको याद करने हैं और योगों की संख्या आपको याद करनी है। आपको दोनों तरह से MCQs पूछे जा सकते हैं कि 133 योग किस प्रमुख द्रव्य से है, तो मदन फल ही आपको टिक करना होगा। या आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि मदन फल से कितने योग है, तो 133 ये संख्या आपको टिक करनी होगी। तो इसलिए ये दोनों ही पता होना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो वमन के जो योग है टोटल वो 355 है और हर प्रमुख द्रव्य से अलग अलग है। देखिए यहाँ पे मैंने निमोनिक्स यहाँ पे दिया हुआ है इसका। मदन देव ने कड़वी तुम्बी खाई, इंद्र ने घिया तोरई और कड़वी तोरई से वमन किया। तो इससे आपको वमन के योग, इस वमन शब्द से आपको वमन के योग याद हो जाएंगे। तो मदन देव यानी मदन फल का जो है वो 133 है, देव जो है देवदाली है उसके 39 है, कड़वी तुम्बी के 45 है। तो मदन देव ने कड़वी तुम्बी खाई, ये 3 आपको यहाँ याद हो जाएंगे। इंद्र ने घिया तोरई और कड़वी तोरई से वमन किया, तो इंद्र के 18 है और घिया तोरई और कड़वी तोरई को एक साथ मैंने यहाँ लिखा है 60-60। यहाँ टेबल में आप देख सकते हैं कि पहले घिया तोरई है, उसके बाद इंद्र है और इंद्रजौ है और उसके बाद कड़वी तोरई है। सीक्वेंस ठीक है, अगर आपको ये चार्ट लिखने को आया तो आपको ये सीक्वेंस में लिखना ज़रूरी है, लेकिन बीच बीच में अगर आपको पूछ लिया, कोई सिंपल MCQs में पूछ लिया, तो सीक्वेंस मायने नहीं रखता है। आपको बस ये नंबर्स और ये प्रमुख वामक द्रव्य जो है ये आपको याद रखने हैं। तो ये नेमोनिक्स हो सकता है शायद आपकी कुछ मदद कर दे इनको लर्न करने में, इनको लर्न ज़रूर कीजिए। अब इसके बाद हम देखते हैं विरेचन के कितने योग हैं। तो विरेचन के जो टोटल है 245 है, 245। तो इसमें जो है अलग अलग 7 प्रमुख द्रव्य हैं। वमन में जो थे 6 थे, इसमें 7 है। तो कौन से हैं? काली तथा लाल निशोद से जो है वो है 100 तरह के योग और इन्हीं के और 10 हैं। इसके बाद फिर अमलतास से 12 है, लोद से 16 है, थुहर से 20 है, सप्तला शंखिनी से 39 है और दंती द्रवंती से जो है 48 है। तो 100, 10, 12, 16, 20, 39, 48 इस तरह से टोटल ये 245 245 योग विरेचन के बनते हैं।
तो इन दोनों पे वमन के योग और विरेचन के योग, इन पे SAQ भी पूछ लिया जाता है 4 से 5 मार्क के लिए, कि केवल इनकी संख्या लिखिए और इनके प्रमुख द्रव्य लिखिए। ऐसा भी क्वेश्चन 4 से 5 मार्क के लिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए आ जाता है। तो इसलिए ये दोनों टेबल्स लर्न करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। नेक्स्ट पेज में मैं आपको इसके लिए एक नेमोनिक्स दिखाऊंगी, विरेचन के लिए आप किस तरह से उसको लर्न कर सकते हैं। तो देखिए विरेचन के जो 245 योग है वो किस तरह से बटे हुए हैं यहाँ पे। काली, लाल, निशोद और अमोल ने लोध और थूहर खरीदा। ठीक है, तो काली, लाल, निशोद के जो है वो 100 है, और अमोल, तो काली, लाल, निशोद के ही और जो 10 हैं वो यहाँ पे और शब्द में आ गए। अमोल है, हमने यूज़ किया है अमलतास के लिए। लोध और थूहर खरीदा, तो लोध के लिए 16 है, थूहर के लिए 20। और सप्तला शंखिनी ने दंती द्रवंती से विरेचन सीखा। सप्तला शंखिनी के जो है 39, दंती द्रवंती के जो है 48। तो ये आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो 100 आपको लिखना है, उसके बाद 10 है, ये दोनों याद रखना इतना मुश्किल नहीं। उसके बाद 12, 16, 20 सारे इवन नंबर्स आप याद रख सकते हैं, 12, 16 और 20। और उसके बाद 39 और 48। तो कुछ तरीका तो ढूंढना होगा इसको हमें लर्न करने का। मैंने नेमोनिक्स की सहायता से कम आप विरेचक द्रव्यों के नाम एटलीस्ट आप लर्न कर सकते हैं। नंबर्स के लिए भी आप देखिए, शायद इस पैटर्न से आपको पता चल जाए कि किस तरह से लर्न करना है इनको। ये 100 के बाद देखिए आप 10, 12, 16, 20 ये धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं सारे एक सीक्वेंस में। तो कुछ तरह से निमोनिक्स करके आप ये दोनों टेबल्स आप इनको लर्न कर लीजिए। इनके ऊपर 100% MCQs पूछे जाते हैं, ज़रूर पूछे जाएंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं विरेचनों के आश्रय क्या हैं। तो विरेचनों के जो है 6 आश्रय है, षड विरेचन आश्रय। आश्रय मतलब इनके कौन से अंगों का, कौन से पार्ट्स का हम उपयोग करते हैं योग बनाने के लिए। तो विरेचन के लिए जो औषध द्रव्य यूज़ होते हैं, इनके कौन से अंग यूज़ किए जाते हैं। तो 6 अंग हैं। 6 कौन से अंग हैं? दूध, जड़, छाल, पत्ता, फूल और फल। दूध यानी कि क्षीर, जड़ है मूल, छाल है त्वक, पत्ता है पत्र, फूल है पुष्प और फल है फल। तो ये 6 पार्ट्स हैं। इसमें आप हमने सबने बचपन में सीखे हैं पार्ट्स ऑफ अ प्लांट क्या है। उसमें 5 पार्ट्स तो हमें सबको ही याद होते हैं। रूट्स होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, और जो बार्क होता है ट्री का। तो पार्ट्स ऑफ अ प्लांट हमको पता है। उसमें एक आपको और ऐड करना है जो है दूध, वो है क्षीर। तो ये आप एक्स्ट्रा इसमें आपको ऐड करना है। ये ट्रिक है, आप इन 6 आश्रयों को याद कर सकते हैं अगर वैसे आपको आसानी से लर्न नहीं होते हैं तो। वैसे ये काफ़ी इजी है, इतने डिफ़िकल्ट नहीं है लर्न करने के लिए। तो इसमें MCQs कई बार आ जाते हैं कि इन 6 में से कौन सा विरेचन का आश्रय नहीं है। कोई एक छठवा आपको कुछ और ही दे दिया जाएगा और उसमें पूछेंगे कि इस 6 में से कौन सा करेक्ट है, कौन सा नहीं है, वो आप बताइए। तो ये ऐसा MCQ आ जाता है। इस पर भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है, 4 मार्क्स का भी आ जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कषायों की योनियाँ क्या हैं। तो पंचकषाय योनियाँ यानी कि 5 योनियाँ हैं। योनिया मतलब क्या? कोई भी योनि होती है मतलब वो उत्पत्ति स्थान होता है। तो 5 सोर्सेस ऑफ डिकॉक्टिव्स यानी कि डिकॉक्टिव्स के जो कषायों की जो है वो सोर्सेस क्या है, उनकी योनिया क्या है, वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं। तो 5 हैं, मधुर कषाय, अम्ल कषाय, कटु कषाय, तिक्त कषाय और कषाय कषाय। तो 6 रस है, हमें पता है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। लेकिन इसमें लवण के अलावा बाकी 5 हैं। लवण रस से कोई भी कषाय योनि नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, इसके भी 6 कारण हैं, वो हम अगले कुछ स्लाइड्स में देखेंगे। तो आपको ये 5 रस याद रखने हैं, मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय, और इन्हीं के आगे आपको कषाय कषाय लिख देना है। तो ये जो है ये 5 कषायों के योनियाँ हैं, उनके उत्पत्ति स्थान हैं। इसके ऊपर भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, MCQs भी आ जाते हैं कि कौन सा इसमें से कषाय की योनि नहीं है। तो लवण अगर है उसमें तो उसको आपको टिक करना है कि ये कषाय की योनि नहीं है। अब लवण रस कषाय की योनि में क्यों नहीं आता है, इसके 6 कारण हैं, मैंने कहा था। तो उसमें से एक एक कारण हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला कारण है कि किसी भी कषाय में लवण रस का प्रयोग अगर हम करते हैं तो वो पूर्ण रूप से उसमें आ जाएगा। अगर हम नमक या लवण किसी में डालते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर हम डालेंगे तो वो पूरी तरह से उसमें आ जाएगा, उसमें कोई अपद्रव्य शेष नहीं रहेगा। इसलिए हम इसको लवण को हम कषाय की योनियों में नहीं पकड़ते हैं। इसके बाद अग्निवेश के हिसाब से भेषज रूप से व्याप्त रस ही कषाय है। इसका मतलब मधुर आदि रस जो है इनका स्वतंत्र प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन लवण रस का हमको अन्य द्रव्यों के साथ ही प्रयोग करना पड़ता है, हम स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये दूसरा कारण है कि क्यों लवण जो है वो कषायों की योनियों में नहीं आता है, उत्पत्ति में नहीं आता है। अब तीसरा कारण देखिए,
तो मधुरादि रस वाले जो द्रव्य होते हैं उनसे हम स्वरस बना सकते हैं, फांड बना सकते हैं, ये सारी कल्पनाएं उनसे संभव है। लेकिन हम लवण रस में ये कुछ नहीं कर सकते। हम ना तो उसका स्वरस बना सकते हैं, ना फांड बना सकते हैं, ना क्वाथ बना सकते हैं। अगर आप कहें कि हम चूर्ण बना लेंगे तो चूर्ण भी नहीं हो सकता है, क्योंकि एक श्लोक है, बेसिक श्लोक आपको पता होगा, संस्कारो ही गुणांतराधानम। तो हम किसी चीज़ पे अगर संस्कार करते हैं तो उसके गुण जो है वो चेंज हो जाते हैं। लेकिन लवण का आप अगर एक ढेला ले लेते हैं या एक लंप ले लेते हैं और उसको आप उसके ऊपर संस्कार करते हैं, उसको आप तोड़ देते हैं, उसको चूर्ण में बदल देते हैं, तो भी उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसीलिए संस्कारो ही गुणांतराधानम ये भी वहाँ यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए हम चूर्ण को भी इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। इसके बाद चौथा कारण ये है कि चतुर्विध जो द्रव्य हैं, वनस्पति, विरुद्ध, वानस्पत्य और औषधि, ये 4 तरह के जो द्रव्य हैं, इनमें सब में लवण जो है वो प्रधान रस नहीं है, वो अनुरस है। लवण जो है वो अनुरस है और वो प्रधान रस से जो है वो ढका हुआ है। तो इसलिए भी हम लवण का जो है उत्पत्ति स्थान में उसकी गणना हम नहीं करते हैं। अब क्षारों की योनियों की अगर आप बात कहें तो हाँ ठीक है, क्षारों की जो योनियाँ हैं वो वनस्पति है, लेकिन एक बार जब वो क्षार में बदल जाती है, जब क्षार में कन्वर्जन हो जाता है उनका, तो उनका नाम वनस्पति नहीं रहता, क्षार बन जाता है। तो इसलिए ये और 2 कारण हैं जिनकी वजह से लवण को जो है हम उन कषाय की योनियों में उसकी गणना हम नहीं करते हैं। अब आगे के और 2 रीजंस क्या हैं वो देखते हैं। अब 5वां रीज़न देखिए क्या है। तो मधुर स्कंद में जो है उसमें वनस्पति द्रव्यों का उल्लेख किया गया है, लेकिन लवण स्कंद जो है उसमें सैंधवादिनी क्षारंतानी, यहाँ से ये श्लोक शुरू होता है। तो इसमें जो है लवण रस को जो है अनुरस माना गया है, उसको प्रधान रस नहीं माना है। तो इसलिए ये एक 5वां रीज़न है कि उसकी गणना क्यों नहीं की जाती योनियों में। इसके बाद 6वां जो रीज़न है वो है लवण द्रव्य की अगर हम बात करें, सोडियम क्लोराइड NaCl जिसे हम कहते हैं, तो इसमें लवण रस प्रधान है, ठीक है, लेकिन ये एक भूमिज द्रव्य है। तो तंत्रकार जो है, अग्निवेश जो है, उनको यहाँ पर भूमिज द्रव्य अभिष्ट नहीं थे। अगर ऐसा होता तो उसमें धातुज द्रव्य भी समाविष्ट हो जाते, लेकिन इनको केवल औद्भिद द्रव्य जो है उनका ही वही अभिष्ट थे। इसलिए भूमिज द्रव्य और धातुज द्रव्यों की इसमें गणना नहीं की गई है, और लवण द्रव्य जो है वो भूमिज द्रव्य है। इसलिए ये 6वां रीज़न है कि क्यों इसका उत्पत्ति स्थान में गणना नहीं की जाती है। तो इसके ऊपर एक 4 से 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि योनियों में लवण कषाय क्यों नहीं है। तो ये सारे 6 के 6 रीजंस आपको वहाँ पे लिखने हैं। बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन है चरक संहिता में, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पर इसे डिस्क्राइब करके दिया हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये ईजी होगा आपके लिए लर्न करने के लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कषायों की 5 कल्पनाएं कौन सी हैं। तो पंचविधम कषायम कल्पनाम जो है 5 है 5 वेराइटीज़ ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। तो 5 कल्पनाएं क्या है, कल्पना यानी क्या, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस। तो ये जो 5 हैं ये है स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम और फांट, या फिर स्वरस, कल्क, श्रुत, शीत और फांट। तो स्वरस जो होता है वो है जूस, कल्क को हम पेस्ट कह सकते हैं या चटनी, श्रुत जो है वो है डिकॉक्शन जिसे हम क्वाथ कहते हैं, काढ़ा भी कहते हैं, शीत जो होता है वो है कोल्ड इन्फ्यूजन, और फांट जो है वो है हॉट इन्फ्यूजन। तो इन्हें हम कषाय कहते हैं, इन सभी को कषाय कहा जाता है। और ये उत्तरोत्तर लघु है, यानी पहला वाला जो है वो सबसे भारी है और उसके आगे के एक एक करके ये सारे धीरे धीरे लघु होते जाते हैं। फांट जो है वो सबसे लघु है। तो श्रुत को ही क्वाथ, कषाय और निरीह ये इसके पर्याय भी है, ये भी MCQ आ जाता है। उत्तरोत्तर लघु है या उत्तरोत्तर ये गुरु हैं, ये भी एक MCQ है। तो ये लघु होते हैं एक के बाद एक, स्वरस सबसे भारी होता है। तो ये कुछ MCQs हैं यहाँ पर, ये भी SAQ के लिए भी 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आ जाता है कि 5 कल्पनाएं कौन सी हैं और इनमें से कौन कौन सा लघु है, तो ये आपको उसमें लिखना होगा। अब इसके बाद एक एक कल्पना को हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहली कल्पना जो है वो है स्वरस, जिसे हम एक्सप्रेस जूस भी कहते हैं। इसके ऊपर भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स के लिए स्वरस के बारे में लिखने के लिए। तो ये एक छोटा सा श्लोक है, लर्न कर लेंगे आप तो बेहतर है। यंत्र निष्पीडिता द्रव्याद्रसः स्वरस उच्यते। बहुत मुश्किल नहीं है, इजी श्लोक है। इसमें भी 2-3 ब्लैंक्स पूछ लिए जाते हैं MCQ के लिए। यंत्र निष्पीडिता डैश स्वरस उच्यते, तो इस तरह से आ जाता है MCQ, इसलिए श्लोक लर्न करना बेहतर है। और अगर आप श्लोक लिखते हैं तो ऑब्वियसली मार्क्स आपको ज़्यादा मिलने के चांसेस हमेशा ही रहते हैं, तो इसलिए लर्न कर लीजिए। तो क्या है स्वरस, द्रव्य को यंत्र विशेष से निचोड़ कर जब कोई हम रस निकालते हैं तो उसे हम स्वरस कहते हैं। तो आजकल जो हम फ्रूट जूस बनाते हैं तो ये इसी का ही रूप है, स्वरस, यानी कि फ्रूट जूस ही होता है या वेजिटेबल जूस कह लीजिए।
तो द्रव्य को यंत्र विशेष से निचोड़कर निकाला हुआ रस जो है वो स्वरस कहलाता है। तो स्वतंत्र द्रव्य चाहिए हमें, एकल द्रव्य चाहिए, उसको हमें पीसना है या निचोड़ना है या दबाना है। ऐसा करने से जो उसमें से रस जो निकलता है उसे हम स्वरस कहते हैं। और स्वरस के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको शारंगधर संहिता में मिल जाएगा। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप शारंगधर संहिता का स्वरसाध्याय जो है वो पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद की कल्पना जो है वो है कल्क यानी कि पेस्ट। तो ये भी एमसीक्यू के लिए आ जाता है, 2 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए। इसमें भी एमसीक्यू पूछ लिया जाता है इस श्लोक में, यह पिंडो रसपिष्टानाम सकल्कः परिकीर्तितः। तो यह पिंडो रसपिष्टानाम स डैश परिकीर्तितः, इस तरह का श्लोक फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है एमसीक्यू। या फिर यह डैश रसपिष्टानाम सकल्कः परिकीर्तितः, इस तरह का भी आ सकता है। छोटे छोटे जो हैं वो कोशिश कीजिए आप लर्न कर लें। तो रस द्वारा पीसकर जो पिंड जैसा बनाया जाता है उसे हम कल्क कहते हैं। यानी कि चटनी, हम सब जानते हैं चटनी कैसी होती है। तो अगर हम किसी सरस द्रव्य को हम पत्थर पर पीस लेते हैं तो जो जिस तरह का एक पिंड फॉर्म में एक लंप जैसा जो तैयार हो जाता है उसे हम कल्क कहते हैं। और अगर सूखा द्रव्य है तो उसमें या तो हमें जल मिलाना है या कोई रस मिलाना है, और फिर उस तरह से उसको आर्द्र करके या गीला करके हम पत्थर पर पीस लेंगे और फिर जो तैयार होकर आएगा वो होता है कल्क। तो रस द्वारा पीसकर जो पिंड जैसा बनाया जाता है उसे कल्क कहा जाता है। अब इसकी जनरल मात्रा जो है 1 तोला बताई गई है। और कल्क में अगर हमें मधु या घी या तेल मिलाना है तो इसको हमें 1:2 प्रोपोर्शन में मिलाना है। यानी 1 पार्ट हमको कल्क लेना है और उससे दुगना हमको मधु, घी या तेल मिलाना है। और इसी में अगर हमें चीनी या गुड़ मिलाना है तो चीनी या गुड़ हमें 1:1 प्रोपोर्शन में मिलाना है। यानी कि जितना कल्क है उतनी ही चीनी या उतना ही गुड़, यानी समभाग में हमको मिलाना है। और अगर हमें इसमें द्रव दूध या गोमूत्र मिलाना है, किसी भी तरह का द्रव पदार्थ अगर मिलाना है तो वो जो है वो कल्क से चौगुना होना चाहिए। यानी कल्क जो है 1 पार्ट अगर लिया है तो जो भी द्रव पदार्थ है वो हमको 4 टाइम्स लेना है, चौगुना लेना है। तो 1 पार्ट कल्क होगा और 4 पार्ट्स जो है वो हमको द्रव पदार्थ लेना है। तो ये इसका प्रोपोर्शन है मिक्सिंग का। और बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको ये लिखना ही है। एमसीक्यूज भी पूछ लिए जाते हैं कि अगर कल्क में मधु, घी, तेल मिलाना है तो क्या प्रोपोर्शन होगा, दुगना होगा या 1:2 होगा या क्या होगा। ये सारे एमसीक्यूज इसमें पूछे जाते हैं, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान से लर्न कर लीजिए। अब इसके बाद तीसरी कल्पना जो है वो है श्रुत यानी कि डिकॉक्शन। तो ये भी आ जाता है 2 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए एमसीक्यूज के लिए। तो देखिए क्या श्लोक है यहाँ पे, वन्नो तु क्वथितम द्रव्यम श्रुतम आहु चिकित्सकाः। तो अग्नि में पकाया हुआ जो भी द्रव्य है उसे हम श्रुत कहते हैं। तो 1 पल जो है तो या 4 तोला है, आपको वो जो भी औषधि द्रव्य है वो लेना है और उसके 16 गुना पानी आपको उसमें डालना है 16 टाइम्स। और फिर इसको धीमे आंच पे, मंद अग्नि पे आपको उसका काढ़ा बनाना है, उसको पकते रहने देना है। इतना पकाना है कि जब तक कि 8वां भाग उसका शेष ना रह जाए। और जब उसका 1/8 पार्ट शेष रह जाता है तो उसके बाद उसको छान कर हम गुनगुना उसका होने के लिए वेट करेंगे और फिर उसका सेवन करने के लिए हम रोगी को देंगे। तो क्या करना है, आपको 1 पल द्रव्य लेना है और 16 पल पानी लेना है 16 टाइम्स। अगर आप तोले के हिसाब से देखें तो 4 तोला अगर द्रव्य है तो 16 टाइम्स यानी कि 64 तोला जो है पानी पड़ेगा आपका। और फिर उसको 1/8 या 8वां भाग उसका रहने तक आपको उसको पकाना है। अब क्वाथ द्रव्य जितने जल में मृदु हो जाए उतना जल डालना है। ये नहीं कि यहाँ पर 16 का है तो आपको 16 गुना ही पानी उसमें डालना है, ऐसा नहीं है। ये चिकित्सक को अपनी समझबूझ के हिसाब से जितने जल में वो द्रव्य जो है मृदु हो जाना चाहिए उतना जल आपको डालना है। और क्वाथ को जो है अच्छे से मसल कर उसको छानना है, बस ऐसे ही छान के छोड़ नहीं देना है, क्योंकि कई सारा जो उसका सार भाग है वो उस द्रव्य में ही रह जाता है, जो छन के ऊपर रह जाता है। तो इसलिए उसको एक बार अच्छे से मसलना ज़रूरी है जिससे कि उसका सार भाग अच्छी तरह से नीचे निकल आए। और इन श्रुत के द्वारा, इन क्वाथ के द्वारा, काढ़ों के द्वारा हम अरिष्ट का निर्माण करते हैं, तेलों का निर्माण करते हैं, घृत का निर्माण किया जाता है और इनकी भावनाएं देकर कई तरह के रसों का भी निर्माण किया जाता है। तो क्वाथ एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट अंग है आयुर्वेदिक चिकित्सा का। तो वैसे ये 5 ही कल्पनाएं काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मतलब बेसिक ही है आपके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का। तो इसलिए इन 5 को ही अच्छी तरह से पढ़ लेना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि जनरल प्रैक्टिस में भी बाद में आपको ये अच्छी तरह से आपके काम में आए। अब इसके बाद चौथी कल्पना जो है वो है शीत, या फिर जिसे हम कोल्ड इन्फ्यूजन करते हैं। आजकल आप बहुत देखते होंगे इन्फ्यूजन्स, फ्रूट इन्फ्यूजन, वाटर इन्फ्यूजन बहुत सारे आजकल ट्रेंड में हैं। तो ये आए तो आयुर्वेद से ही है, ये पढ़ेंगे आप तो आप जान जाएंगे। तो ये भी SAQ और MCQ के लिए कई बार पूछ लिया जाता है, कई बार नहीं पूछा ही जाता है मतलब।
तो शीत में हमें क्या करना है, कूटे हुए द्रव्यों को हमें जल में रात भर भिगो के रखना है। तो शीत जल में, नॉर्मल रूम टेम्परेचर के जल में हमें इसको रात भर भिगो के रखना है और सुबह इसको मसल कर हमें छानना है। इसे हम शीत कहते हैं या फिर कोल्ड इन्फ्यूजन, इसे ही हिम भी कहा जाता है। तो एक पल द्रव्य अगर आपने लिया है तो उस एक पल द्रव्य को अच्छी तरह से कूट पीस लेना है और एक मिट्टी के पात्र में आपको उसे डाल देना है और उसमें फिर आपको 6 पल जल मिलाना है। तो 6 टाइम्स उसमें जल मिलाना है आपको, एक पल द्रव्य में 6 पल जल, और फिर इसको रात भर भिगोना है और सुबह मसल के छान लेना है। तो इसे हम हिम कहते हैं, शीत कषाय कहते हैं, और इसकी मात्रा जो है वो 8 तोला की बताई हुई है। तो ये MCQ है, इसकी मात्रा कितनी है और कितना द्रव्य का प्रपोर्शन है वाटर के प्रपोर्शन के हिसाब से, तो 1:6 है यहाँ पे। तो ये आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ये भी MCQ पूछ लिया जाता है। अब इसके बाद हम अंतिम कल्पना देखेंगे। 5वीं कल्पना जो है फांट, उसे हम हॉट इन्फ्यूजन भी कहते हैं। तो कूटे हुए द्रव्यों को जो है गर्म जल में डालकर मसलना, इसे हम फांट कहते हैं। तो कूटा हुआ द्रव्य कितना लेना है आपको, 4 तोला द्रव्य लेना है और उसमें 16 तोला खौलता हुआ यानी एकदम बॉइलिंग वाटर आपको उसमें मिलाना है। तो 4 तोला द्रव्य में 16 तोला खौलता हुआ जल। तो कितना रेशियो हुआ ये, 1:4। हिम में, शीत में हमने देखा था 1:6, इसमें है 1:4। तो 4 तोला के लिए 16 तोला। अब इसको आपको एक मिट्टी के पात्र में डाल देना है और कपड़े से छान देना है। तो आजकल जो हम चाय बनाते हैं वो इसी का ही एक रूप है। इसे हम चूर्ण द्रव भी कहते हैं फांट को, और इसकी मात्रा जो है वो 8 तोला की बताई हुई है। तो इसमें अगर हमको चीनी, मधु या गुड़ मिलाना है तो उसका अनुपात हमें क्वाथ के अनुसार ही रखना है। तो क्वाथ में हमें कितनी चीनी, कितना मधु, कितना गुड़ मिलाना है, उस हिसाब से ही हमको इसके लिए, फांट के लिए भी रखना है। तो चाय का निर्माण जो है वो किस कल्पना में आता है, अगर ये MCQ पूछा आपको तो आप इसके लिए फांट लिखेंगे। तो ये हो गई 5 कल्पनाएं शॉर्ट में। ये 2 मार्क्स के लिए आ जाती हैं, 4 मार्क्स के लिए आते हैं, पूरे 5 मिला के ये LAQ के लिए भी आ जाते हैं। तो श्लोक इसमें आपको लिखना ज़रूरी है। और अब इसके बाद हम देखेंगे कि इन कषाय कल्पनाओं का उपयोग क्या है। तो पंच कषायों में जो अंतिम है वो सबसे कम बलवान है, और अंतिम से पहले जो है एक एक करके वो क्रमशः ज़्यादा बलवान होते जाते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था, स्वरस जो है वो सबसे ज़्यादा बलवान है, और अंतिम क्या है, फांट। तो फांट जो है वो सबसे कम बलवान है और स्वरस जो है वो सबसे ज़्यादा बलवान है। तो कषाय कल्पना जो है वो रोग और रोगी के बलानुसार देख के ही दी जानी चाहिए। सारी कल्पनाएं हम हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एक ही कल्पना 5 तरह के रोगियों में नहीं दी जा सकती है। हमको उसके बल अबल का विचार करना पड़ता है, रुचि का विचार करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि जो रुचिकर नहीं होती है कल्पना, वो अगर दे दी गई तो उससे उत्क्लेश होके वमन वगैरह होने के चांसेस होते हैं, जिससे कि वो दवाई पूरी तरह ही निकल जाएगी बाहर, उसका उपयोग कुछ नहीं होगा। तो रुचि का भी ध्यान हमें इस चीज़ में रखना पड़ता है किसी भी रोगी में कषाय कल्पना का उपयोग करने से पहले। अब कल्क जो है वो भी 2 प्रकार के हैं, सद्रव कल्क और अद्रव कल्क। तो सद्रव जो है उसे हम गीला कहते हैं, और अद्रव जो है वो सूखा है या चूर्ण रूप में जो होता है। तो चूर्ण का भी जो समावेश है वो कल्क में ही आ जाता है। तो इसके ऊपर MCQ पूछ लिया जाता है कि चूर्ण का अंतर्भाव किस कल्पना में किया जाएगा, तो वो कल्क में ही किया जाता है। अब यहाँ पर जो कल्पनाएं हैं उनकी मात्रा की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है। रोगी का जो है रोग क्या है, उसका कोष्ठ कैसा है, बल कैसा है, उसकी आयु क्या है, वो किस देश में रहता है, इसके अनुसार इसका निर्णय चिकित्सक को करना होगा। तो एक फिक्स मात्रा कुछ भी नहीं है। हाँ, पहले बताई गई थी, जैसे कि स्वरस की मात्रा जो है वो 4 पल 16 तोला बताई गई थी, लेकिन युग जो है उत्तरोत्तर रास युग होते गए हैं, जैसे आयु घटती गई है उसी हिसाब से जो दवाइयाँ हैं उनकी मात्राएं भी घटती गई है। तो आज के हिसाब से जो है वो 1-2 तोले की मात्रा ही काफ़ी हो जाती है, और 4 पल यानी 16 तोला की मात्रा तो आज के हिसाब से, रोगी के हिसाब से बहुत ही हो गई। तो इसलिए आप जो है चिकित्सक को कुशलता से इसका निर्णय करना है कि कितनी मात्रा में ये देना है, और इसी हिसाब से अन्य कषायों की मात्रा भी निर्धारण करके रोगी के बल वगैरह के अनुसार दी जानी चाहिए। अब दोस्तों आप यहाँ पे देखिए 2 पेजेस मैंने यहाँ पे चरक संहिता के दिए हुए हैं। आप सोच रहे होंगे ये मैंने क्यों डाला है यहाँ पे, तो इसका कोई ख़ास रीज़न नहीं है, बस मैं ये आपको दिखाना चाहती थी कि जब आप नोट मेकिंग करते हैं, आप नोट्स बनाते हैं आपकी पढ़ाई के लिए, तो आप कोशिश कीजिए कि कौन सा सिस्टम आपके लिए अच्छे से वर्क करता है, जिससे कि जो नोट्स आप बना रहे हैं, आप जो अंडरलाइन भी कर रहे हैं, वो आपको एक्चुअली याद रहे। या फिर एग्ज़ाम के पहले जब आप पढ़ के जाना चाहते हैं तो एक्चुअली जो आपने अंडरलाइन किया हुआ है वो सच में आपके काम में आए। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मल्टीपल कलर्स का इस्तेमाल किया है, अलग अलग कलर्स के पेन्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं। मैंने अपना पूरा ग्रेजुएशन, पूरा मेडिकल की पढ़ाई इसी तरह से नोट्स बना के मैंने
निकाली है और मैं आज भी ये सिस्टम फॉलो करती हूँ। जब भी मैं कोई नई बुक पढ़ती हूँ या नया रिसर्च करती हूँ, मैं यही सिस्टम यूज़ करती हूँ। मैं अलग अलग तरह के पेन्स यूज़ करके ही मैं मार्किंग करती हूँ, जिससे कि आप देखिए यहाँ पर पार्टीशन वाइज आपको अलग अलग कलर्स दिख रहे होंगे। मैंने एक पार्ट को एक कलर में किया है, दूसरे को दूसरे में। तो जब आप एग्ज़ाम के टाइम पे भी अगर आप हड़बड़ी में पढ़ के जाना चाहें तो जो हाईलाइट हुआ हुआ पार्ट है वो आपको आसानी से दिख जाता है। आप हर अंडरलाइन अगर आप एक ही कलर में कर देंगे, सारा कुछ ब्लू में ही या सारा कुछ रेड में ही, तो सब कुछ एक जैसा ही दिखेगा। आपको गड़बड़ी में आप कुछ भी इसको समझ नहीं पाएंगे। तो मैं जानती हूँ आपका नोट्स मेकिंग का एक कोई अलग टेक्निक होगा जो आप फॉलो करते होंगे, और आपको अभी ये मुझे बताने की वैसे ज़रूरत है नहीं कि किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, पर कुछ क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे ईमेल पे, पर्सनल ईमेल पे, कि मैम आप किस तरह से नोट्स बनाते हैं, आप मुझे सिखा सकते हैं क्या। तो इसीलिए मैंने ये पार्ट यहाँ पे दिखाया है, शायद आपके कुछ काम में आ जाए। अगर आपको ज़रूरत नहीं है आप इग्नोर कर दीजिए, टोटली नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ शायद कुछ हेल्प इससे हो जाए आपकी, जिससे कि आप एग्ज़ाम के पहले इतने बड़े बड़े चैप्टर्स और बुक्स सारे पढ़ के जाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो किस तरह से एक सिस्टम आप डेवलप कर सकते हैं कि जो हम टाइम पे पढ़ के भी जा पाए और हमें बहुत ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, हम जिस चीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कुछ एक टेक्निक्स हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आप अलग अलग कलर्स के पेन्स यूज़ करके आप हाईलाइट कर सकते हैं इनको, और साइड में आप छोटा छोटा लिख के रख सकते हैं, जिससे कि पढ़ के जाने के लिए आसानी होगी आपको। तो दोस्तों, आज का षड्विरेचन शताश्रितीय का पार्ट हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है। इससे ज़्यादा इसमें इंक्लूड करने से बहुत मुश्किल होगी आपके लिए भी लर्न करने के लिए। पार्ट पार्ट में रहेगा, तो जब रिवीजन के लिए आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत होगी तो आप पर्टिकुलर वो वीडियो खोल के आप इसको देख सकते हैं। आपको सारा कुछ पूरा एक ही वीडियो में सब कुछ सुनने की भी ज़रूरत नहीं है, बार बार फॉरवर्ड रिवाइंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं थोड़ा पार्ट वाइज ही मैं बड़े बड़े चैप्टर्स को कवर करूँगी, पहले भी किया है, आगे भी करूँगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये नोट्स आपके कुछ काम आ रहे होंगे आपकी पढ़ाई में। अगर आपको ये पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। आप अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, इससे ग्रो करने के लिए मुझे भी बहुत हेल्प होगी। और अगर आपको ये ऑडियो नोट्स पसंद नहीं आते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप इसे म्यूट कर दीजिए और फिर आप इसको रिटर्न नोट्स की तरह आराम से पढ़कर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं जल्दी मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में षड्विरेचन शताश्रितीय के ही और थोड़े पार्ट के साथ। पूरा तो नहीं हो सकता है, थोड़ा पार्ट कवर करेंगे उसमें, क्योंकि आगे कषाय आएंगे, महाकषाय आएंगे, और इतने सारे कषाय हम एक इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। हम थोड़े थोड़े करके इनको पढ़ेंगे, तो जिससे याद रखने के लिए भी आसानी हो जाएगी आपको। तो अगर आपके और भी कोई रिक्वेस्ट हैं, आप अगर चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे नोट्स बनाऊं, तो आप मुझे ईमेल में रीच आउट कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं। तो मैं जल्द ही मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।